इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भारतीय संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर सबसे पहले ये है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में या एलएलबी के एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इस पे चर्चा करना हमने महत्वपूर्ण समझा, इसलिए आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से मैं इस सिद्धांत को आपके समझ दे रहा हूँ। हिंदी होती है अधित्याग का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर मीन्स, इसकी जो हिंदी है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग, वेवर मीन्स होता है त्यागना, छोड़ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने उत्पन्न होता है कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अधित्याग का सिद्धांत है क्या चीज? अधित्याग का सिद्धांत कहते किसे? अधित्याग के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने कुछ अधिकारों को त्याग देना ही अधित्याग का सिद्धांत कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा अपने कुछ अधिकारों का त्याग देना, छोड़ देना ही अधित्याग का सिद्धांत कहा जाता है। सरल शब्दों में इसे हमने परिभाषित तौर पर बताया। अब थोड़ा से देखते हैं कि ये अधित्याग का सिद्धांत की वर्जिन कहां से होती है, जन्म कहां से होता है। अमेरिका के कुछ जूरिस्ट ने अधित्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा जब अमेरिका के संविधान का निर्वचन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो वहां इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है। ठीक कहां बताया गया है, इस पे चलते हैं। एक केस है, बड़ी लीडिंग केस है, खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज। AIR मीन्स होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट, 1955 यानी 1955। खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज की केस है, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1955 में। इस केस के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय यानी SC, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अमेरिका के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अमेरिका की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अमेरिका संविधान का निर्वचन करने के दौरान इस सिद्धांत को यानी अधित्याग के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता। एक बार फिर रिपीट करते हैं। यानी खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अमेरिका में जब अमेरिका संविधान का निर्वचन किया जाता है बाय द उच्चतम न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा, तो वहां अधित्याग का सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है। इसका भाव ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ है कि अमेरिका में व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों को त्याग सकता है, छोड़ सकता है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ, इंटरप्रेशन, त्याग सकता, छोड़ सकता। बट हमने लिखा है बट, लेकिन यह सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 3, यानी भाग 3 क्या है भारतीय संविधान में, थोड़ा सा इधर हो ले, भाग 3 है फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार हमने लिखा है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार। कहां दिया गया है? आर्टिकल 12 टू 35 यानी 12 से 35 तक में। आर्टिकल मीन्स हिंदी में होता अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूलभूत अधिकार दिया गया। एक क्वेश्चन यहां फिर उत्पन्न होता है, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट? मूलभूत अधिकार है क्या चीज? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि मूलभूत अधिकार की परिभाषा हर जूरिस्ट ने अपने अपने थाट के आधार पर अलग अलग ढंग से दिया है। हर किताबों में भी कुछ राइटर्स ने अपने अपने विचार के आधार पर दिया है, लेकिन सभी विधिशास्त्रियों की परिभाषा का अध्ययन करने के उपरांत, कुछ किताबों का अध्ययन करने के उपरांत ये चीजें निष्कर्ष निकलता है कि मूलभूत अधिकार ऐसा अधिकार है जिस अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास नहीं हो सकता है। ऐसे अधिकार को हम मूलभूत अधिकार कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आर्टिकल 12 से 35 तक में दिया गया है अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, मीन्स हर व्यक्ति समान है। फिर 19 में चलिए,
वाक तथा व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, टहलने का अधिकार, क्रय विक्रय करने का अधिकार, व्यवसाय पेशा करने का अधिकार, ये सब दिया गया वहां। 21 में आप चलेंगे, अनुच्छेद 21 में लाइफ टू राइट, जीवन जीने का अधिकार, लाइफ टू राइट, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। ये क्या है? ये सब फंडामेंटल राइट्स है। और इसी प्रकार से 32 में जब जाएंगे, 32 में, तो इन अधिकारों को उपचार करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से अनुच्छेद 12 से 35 जो है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये ऐसा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के बिना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं सरल शब्दों में कि अगर इन अनुच्छेदों को निकाल दिया जाए, बाबा साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, इन अनुच्छेदों को अगर अलग कर दिया जाए तो मेरा जो मानना है कि व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नहीं हो सकता। जितने भी जैसे एकांतता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मत देने का अधिकार, सारे राइट्स इसमें इंक्लूड है, ऐड है। तो इस प्रकार से इसे हम मूलभूत अधिकार कहते हैं। अच्छा, इस अधिकारों को भारत में कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कारण उसका रीजन है। फिर यहां दिमाग की बात है, ध्यान दीजिएगा। रीजन ये है कि जो मूलभूत अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वह सिर्फ आपके व्यक्तिगत तक ही सीमित नहीं है। यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत हित, पर्सनल इंटरेस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका कनेक्शन जो है, फंडामेंटल राइट का जो कनेक्शन है, वह लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी तक है और जन कल्याण तक है। यानी इसका संबंध जो है वह व्यक्तिगत हित तक न होकर के बल्कि सामाजिक हित तक है। यानी समाज का भी हित हो, व्यक्ति का भी हित हो, लोक नीति भी, पब्लिक पॉलिसी भी अच्छे ढंग से चले, जन कल्याण, हर जनता का, हर नागरिक का कल्याण हो, ये करता है मूलभूत अधिकार। इसका कनेक्शन इसी है। इसलिए यहां पर राज्य की लायबिलिटी है कि वह कर्तव्य है कि इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करे, संरक्षित करे, और नागरिक का अधिकार है कि यह उन अधिकारों को रिसीव करे, प्राप्त करे। अब यहां दिस इज द रीजन या ड्यू टू द रीजन, यानी ये कारण है कि देयर वेयर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। यहां न्यायालय का परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए कर्तव्य हो जाता है क्योंकि न्यायपालिका भारतीय संविधान का संरक्षक है, गार्जियन है। और भारत की जो जनमानस है ये काफी अशिक्षित है, काफी गरीब है, काफी कम पढ़ी लिखी है। हालांकि ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन ऐसा जो है कि भारत की जो जनता है, कॉन्सेप्ट है कि काफी गरीब है। अब हम विकास किए हैं, प्रोग्रेस किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये माना जाता है। तो इसलिए न्यायपालिका का कर्तव्य होता है कि उन अधिकारों को संरक्षित करे, उनके जो अधिकार है, राइट्स है, उनके अगेंस्ट राज्य को छूट न प्राप्त हो, उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। और जनता अपने इन अधिकारों को छोड़ नहीं सकती, त्याग नहीं सकती है, क्योंकि इनके बिना उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि जो अधित्याग का सिद्धांत है वह भारत में जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी फंडामेंटल राइट का निरूपण किया जाता है तो यहां वह लागू नहीं होता है। अमेरिका में भले ही लागू है, लेकिन अधित्याग का सिद्धांत भारत में लागू नहीं है। ठीक है, इसी तो इसी लेक्चर के साथ ये टॉपिक समाप्त होती है और हम मुझको विश्वास है कि ये समझ में आई होगी, क्योंकि भारत में इसको इसलिए लागू नहीं किया गया है क्योंकि हम फिर वही बात कहना पड़ रहा है कि भारत चूंकि धन नहीं बल्कि धर्म प्रधान देश है। यहाँ की जनता भोली भाली है और उतना अपने अधिकारों के प्रति, हालांकि अब बहुत चीजें सुधरी है, सतर्क नहीं थी, जागरूक नहीं थी। इसलिए न्यायालय की एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, न्यायालय का भी अपना परम कर्तव्य है। न्यायालय ने जैसा खुर्शीद बनाम बॉम्बे के राज्य में स्वीकार किया कि हम इस सिद्धांत को भारत में लागू नहीं कर सकते हैं, न्यायालय ने इसको यहाँ लागू नहीं किया और यह सिद्धांत अमेरिका में लागू है। इसलिए कोई भी भारत का नागरिक अपने मूलभूत अधिकारों को त्याग नहीं सकता।